Okay, myself Akhilesh Chaturvedi. Namaskar. I am lecturer electrical engineering, Government Polytechnic, Jamunia D Harak, Barabanki. According to BT syllabus, आज हम आप लोगों के सामने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसको पावर सिस्टम के अंतर्गत सिलेबस आता है। तो इसमें हम पावर एंड पावर फैक्टर, व्हाट इज़ द मेन जो कंटेंट है इसका वो है पावर एंड पावर फैक्टर। इसमें हम देखेंगे कि जो पावर फैक्टर का मेन कंटेंट है बेसिक्स में हम जनरल जो हमारे एलिमेंट्स एंड पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा टाइप्स ऑफ पावर जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में पावर ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंज्यूमर एंड तक जो हम पहुंचाते हैं उसको हम इसमें बताएंगे। थर्ड जो है हमारा थर्ड है वो है पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर ट्रायंगल। इसमें हम पावर की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से पावर हमारे होते हैं और उनका क्या रोल है। जो हमारा पावर सिस्टम एनालिसिस में हम पावर एंड पावर फैक्टर को ट्रांसमिट करने के बाद जो हमारे कंज्यूमर एंड तक पहुंचती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो मेन हमारा पावर फैक्टर इसका रोल क्या है। थर्ड, टाइप्स ऑफ लोड। जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है इसमें लोड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लोड्स कितने प्रकार के हैं, किस तरह रोल अपना पावर फैक्टर में रोल प्ले करता है, उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर फैक्टर टैरिफ के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो हमारा लोड है वो लोड पावर फैक्टर में जो इफ़ेक्ट डाल रहा है उसके अनुसार हमारे जो कंज्यूमर है उसको कितना हमें चार्ज करना है, क्या हमें उसके ऊपर चार्जेस लगाने हैं, वो कम जनरेट कर रहा है, ज़्यादा जनरेट कर रहा है रिएक्टिव पावर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक्स में जो हमारा है बेसिक एलिमेंट करंट का जो हमारा रोल है मेन, करंट सभी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ द करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर is measured in ampere. Next, voltage, the driving force of the electron through a conductor, it is measured by the volts. Next, power is the product of voltage and current. इसमें पावर में जो हमारा प्रोडक्ट है वो है वोल्टेज एंड करंट का। एंड नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे बेसिक एलिमेंट ऑफ द हमारे जो सर्किट के होते हैं वो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का जो मेन काम है वो है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट एंड द यूनिट इज ओम, मेजर्ड इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स। इंडक्टेंस जो है टू अपोज द सडन चेंज इन करंट एंड इज मेजर्ड इन हेनरी। इंडक्टेंस किसी भी सर्किट में अगर हम कोई स्विचिंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये क्या करता है, करंट में जो भी चेंज होते हैं उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ही चेंज करता है। इसको हम हेनरी में मेज़र करते हैं। कैपेसिटेंस टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ मेजर्ड इन ए फैराड। जो कैपेसिटेंस है ये हमारे सर्किट में चार्ज को स्टोर करता है और इसको हम फैराड में मेज़र करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे पावर तीनों जो फैक्टर्स हैं ये तीनों जो एलिमेंट हमारे ये इस पर इफ़ेक्ट करते हैं। और पावर को अगर हम जनरल डिफाइंड करें तो पावर इज़ मेजर्ड इन वाट्स एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, नॉर्मली सोन इन वाट्स, प्रोवाइड्स द वर्किंग पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। जो पावर इलेक्ट्रिकल पावर है ये वर्किंग कंपोनेंट है हमारा, और पावर सिस्टम में इसको हम वर्किंग कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट एंड मोशन। एक्टिव पावर जो हमारा है क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, और हमारे जो भी हमारे सिस्टम में आपको अगर देखने को मिलेगा तो वो पावर ही एक्टिव कंपोनेंट है। P इज़ VI cos phi इन पावर, P is equal to VI cos phi measured in a equation form. Measured value is watts and kilowatts and the measure unit is megawatt. Next, reactive power is measured in a volt ampere. जो reactive पावर है हमारा मेजर्ड इन ए वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसको अगर हम समझें
तो ये एक पावर, जो कंप्लीट पावर है हमारा, जो टोटल पावर है उसका ही कंपोनेंट है, और मेजर्ड इन ए KVR, प्रोवाइड्स द नॉन वर्किंग पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। ये जो हमारा है ये नॉन वर्किंग कंपोनेंट है, कंज्यूम करता है पावर। अगर हमारे ये पावर कुछ ज़्यादा है तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द जो कंज्यूमर एंड है वहाँ से सोर्स एंड की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। इट्स ओनली मेंटेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका जो मेन रोल है ये सर्किट में केवल अपना रोल प्ले ऐसे करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आपको जनरेट करेगा या स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। अगर हम इसका एक एग्जांपल समझें तो किसी बकेट में अगर हम डिटर्जेंट घोलें तो उसमें जो वाटर का लेवल है वो आपका एक्टिव पावर को डिफाइन कर रहा है, और उसके ऊपर जो झाग का लेवल है वो आपका रिएक्टिव पावर को कर रहा है। बट बकेट आपको भरी हुई दिख रही है, इट मीन्स कि पूरी बकेट आपकी भरी हुई है, लेकिन आपका जो एक्टिव पावर है वो वाटर लेवल ही है। अब झाग आपका अप डाउन हो सकता है। इफ़ मैक्सिमम अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो सोर्स की तरफ उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम देखें एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जो हमारा पावर है ये आभासी पावर है, इस पे ही हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल मशीनरी और हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं, इंडक्शन मोटर हैं और जो हमारे जनरेटर हैं, अल्टरनेटर हैं, इनकी रेटिंग डिफाइन करते हैं। एपरेंट पावर मेजर्ड इन ए वोल्ट एम्पियर, VA। इसको जनरली हम VA से मेज़र करते हैं, और इसकी और बड़ी यूनिट KVA, और इससे भी बड़ी यूनिट अगर देखें तो वो है हमारी MVA। इस एपरेंट पावर को अगर हम किसी भी मशीन को, अगर हमें उसकी जनरलाइज उसका कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है तो उसकी रेटिंग से ही हमें पता चलता है कि कितनी इसका एपरेंट पावर है। प्रोवाइड्स बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कंपोनेंट। इसमें अगर हम देखें तो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कंपोनेंट दोनों रहते हैं। ये जो हमारा एपरेंट पावर है एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर, और यू कैन से रियल पावर और रिएक्टिव पावर का हमारा ये वेक्टर सम है, जिसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी समझाते हैं आपको। P इज इक्वल टू VI इन वोल्ट एम्पियर एंड KVA। जो हमारा एपरेंट पावर है VA एंड KVA, और बड़ी यूनिट हमारी MVA में है। अगर हम इसको पावर फैक्टर को डिफाइन करने में अगर हम समझें तो तीनों पावर हमारे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी पावर फैक्टर जो इस पावर एंड पावर फैक्टर में हमने डिफाइन किया अभी पिछले, कि पावर हमारे रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है एंड एपरेंट पावर है। इसको अगर हम पावर फैक्टर के फॉर्म में समझें तो पावर फैक्टर डिफाइंड इन ए 3 वे। फर्स्ट, द कोसाइन एंगल ऑफ द बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो पावर फैक्टर है हमारा, ये किसी भी सर्किट में जो भी हमारा रेफरेंस वोल्टेज है और जो उसमें फ्लो होने वाली करंट है उसके बीच के एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल को डिफाइन करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोसाइन एंगल ऑफ द वोल्टेज एंड करंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट। जो हमारा AC सर्किट है, AC सर्किट में अगर हम, जैसे अभी पिछले हमने डिस्कस किया कि RLC, कोई भी AC सर्किट हमारा फंडामेंटल AC सर्किट का अगर हम विश्लेषण करें तो कोई भी हमारा AC सर्किट 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। या तो उसमें R होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और प्योर इंडक्टिव सर्किट, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, या वो हो सकता है हमारा रेजिस्टिव इंडक्टिव, या हमारा हो सकता है रेजिस्टिव कैपेसिटिव, या हमारा हो सकता है इंडक्टिव कैपेसिटिव, या तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अगर हम उसमें देखें तो विद द हेल्प ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारा क्या बताता है कि अगर हम जो हमारा सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप IR एंड द इंडक्टेंस में वो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप IX, इसका जो फेजर समय मिल रहा है वो है हमारा इम्पीडेंस ड्रॉप। अगर हम इसको ये समझें कि इसमें हमारा पावर फैक्टर क्या होगा तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिफाइंड एज द इन दिस ट्रायंगल cos थीटा इज इक्वल टू R/Z। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल है उसको अगर हम कोसाइन एंगल के रूप में डिफाइन करें तो पावर फैक्टर हुआ। अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से उसको समझने की कोशिश करें तो cos थीटा इज इक्वल टू R/Z। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। थर्ड जो इसकी डिफिनीसन है, जो हमारे पावर फैक्टर की डिफिनीसन से डिफाइंड होता है। पावर फैक्टर, फैक्टर मीन्स गुणांक, किसका गुणक है वो, किसका रेशियो है,
So, power factor is defined as it is the ratio of active power to the apparent power. और इसको जो है हम पावर ट्रायंगल से इस तरह से भी समझ सकते हैं. पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्किंग पावर टू द apparent power is known as power factor. Apparent power in AC circuit has two component, active working power and reactive power. जो हमारा apparent power है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड है. फर्स्ट इज ए रियल कंपोनेंट एंड सेकेंड इज ए हमारा reactive component. Reactive power measured in a kVAr and real power or working power measured in a kW. Apparent power is the vector sum of the both. या you can say in another words कि अगर हम इसमें ये समझें कि जो लोड हमारा डिफाइंड हुआ है वो लोड किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको समझाना चाहें तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन cos थीटा इज इक्वल टू वर्किंग पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर kW बाई डिवाइड बाई kVA. Thus the power factor of the circuit may also defined in form of the ratio of active power to the apparent power for the leading current and the power factor triangle becomes reverse. अब इसमें अगर हम ये देखें कि पावर फैक्टर लैगिंग है या लीडिंग है, अगर हम ट्रायंगल से देखते हैं तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा पावर फैक्टर या वोल्टेज से हमारी करंट अगर लैग कर रही है तो ये सर्किट ये ट्रायंगल आपके सामने है जो दिखा रहा है कि वोल्टेज से करंट हमारी लैगिंग में ये इस तरह का आपको पावर ट्रायंगल मिलेगा. अगर हमारी वोल्टेज से करंट लीडिंग एंगल में है तो आपको इस तरह का पावर ट्रायंगल प्राप्त होगा. नेक्स्ट, अगर अब हम पावर फैक्टर को एज पर जो वोल्टेज एंड करंट के अकॉर्डिंग डिफाइन की हैं उसको लोड के प्रोपोर्शनेट अगर हम डिफाइन करें कि लोड के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है, उसके रेशियो में कैसे चेंज हो रहा है, अगर हमारा लोड घटता है या बढ़ता है तब हमारे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू द लोड्स टाइप्स ऑफ लोड फॉर द रजिस्टिव लोड, जो हमारा सर्किट में रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड वोल्टेज एंड करंट इन फेज, इट मीन्स द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट phi is equal to 0. So, the figure shown here unity power factor cos 0 is equal to 1. So, cosine of the angle between V and I, the cosine of angle is equal to 1. So, cos phi is equal to 1 or you can say the power factor is equal to 1. तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिटी पावर फैक्टर. नेक्स्ट, इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग. अगर हमारा लोड इंडक्टिव है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी करंट है वो वोल्टेज से ऑलवेज लैग बिहाइंड द एट एन एंगल ऑफ थीटा और फाई. जो भी एंगल से लैग कर रही है वो एंगल हमने इधर शो किया है. द V इज द डिफरेंस वोल्टेज एंड I इज द करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड द वोल्टेज एट एन एंगल थीटा and as power factor is defined here is a lagging power factor. Next, for capacitive load power factor in a कैपेसिटिव लोड में जो हमारी करंट है वो वोल्टेज से क्या करती है, लीड करती है. इसे अगर हम फेजर से समझें तो V इज़ ए रेफरेंस वोल्टेज एंड I इज़ ए करंट लीड द वोल्टेज एट एंगल थीटा एंड द पावर फैक्टर cos थीटा इज इक्वल टू मोर देन cos theta is a leading, so called is a leading power factor. Okay. The power factor we can also understand with the help of this circuit plus waveform plus phasor diagram. This is a compare study of the load according to the power factor. Here first figure, the so resistance connected as a supply voltage source. Here वोल्टेज V इज ए AC वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस R. अब यहाँ पे आपको पूरा समझना है वेव फॉर्म के थ्रू. जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है और जो हमारी करंट की वेव फॉर्म है एट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो क्रॉसिंग. अगर हम जीरो पॉइंट पे देखें तो इस पर क्या दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज एट सेम पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 90 and 360 and current start from 0 to 90, 180, 360. The magnitude will differ, but the time scale it cross the 0 at same time.
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है थीटा वो क्या है, 0 है। और फेजर डायग्राम से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि द रेफरेंस वोल्टेज V एंड द करंट द एंगल बिटवीन द थीटा इज इक्वल टू 0। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों हमारे एक फेज में हैं। इस कंडीशन में हमें पावर फैक्टर क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1, और इसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरे फिगर में अगर हम देखें, ये हमारा प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस के केस में हमारा क्या है कि अगर हम इसको एसी सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हमारी इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है इंडक्टेंस की, कि सडन चेंज इन ए करंट। तो इसमें जो हमारी फ्लो होने वाली करंट है वो रेफरेंस वोल्टेज जो भी हमारे एसी वोल्टेज है उससे क्या है, हमारा ये एंगल, कुछ एंगल जो भी है, एक्यूट एंगल है या मैक्सिमम एंगल है, तो मैक्सिमम एंगल यहाँ पे जो हमारे इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी एट एन एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री ही लैग कर सकती है। यहाँ पे हमारा कुछ एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये बताता है, अगर हम फेजर डायग्राम से समझें, कि V से जो रेफरेंस वोल्टेज है हमारा, करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड द वोल्टेज एट एन एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री और π/2। इस कंडीशन में अगर हम पावर फैक्टर मेज़र करें या पावर फैक्टर को हम कैलकुलेट करें तो cos थीटा या पावर फैक्टर हमारा हमेशा क्या मिलेगा, हमको लैगिंग मिलेगा। मतलब हमारा 1 से कम मिलेगा, और 1 से कम मिलने में लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा। अब हम प्योर कैपेसिटेंस के केस में अगर हम डिस्कस करें, तो कैपेसिटेंस में अगर किसी भी कैपेसिटेंस को, जो प्योर कैपेसिटेंस है, उसको अगर हम वोल्टेज सोर्स से सप्लाई से उसको कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो हमें वोल्टेज वेव फॉर्म दिख रही है उसके अगर हम कंपेरेटिव आई या करंट की वेव फॉर्म को कंपेयर करें तो हमें करंट ऑलवेज लीड द वोल्टेज। अब आप इसको कैसे समझेंगे, वोल्टेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो क्रॉसिंग, करंट बिफोर, या अगर यहाँ से भी आप देखें तो एट दिस पॉइंट करंट जीरो एंड वोल्टेज एट मैक्सिमम, मीन्स करंट हमारी कुछ एंगल से क्या कर रही है कि हमारी लीड कर रही है। इससे हम फेजर डायग्राम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भी जो हमारा है वो रेफरेंस वोल्टेज है, इससे हमारी करंट 90 डिग्री लीड कर रही है। इस कंडीशन में जो हमें पावर फैक्टर मिलेगा, पावर फैक्टर ऑलवेज इन लीडिंग पावर फैक्टर। तो हमने जो अभी तक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों की स्टडी से हमें क्या मिला, हमको इस तीनों की स्टडी से ये मिला कि अगर हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो हमें एवरेज पावर मिलेगा, एवरेज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ VRMS, IRMS एंड cos phi। तो जो हमारा एवरेज पावर हमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मिलता है वो हमें मिलता है कुछ वैल्यू, जो इसकी एवरेज की है वैल्यू, DC वैल्यू मिलती है। मतलब जो मैक्सिमम VM IM/2 जो हमें मिल रहा है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग मिल रहा है। बट अगर हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा एवरेज पावर हमें मिल रहा है वो हमेशा 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट हमारी लैग कर रही है, अगर हम उसका VRMS और उसका कैलकुलेट करके पावर निकालेंगे तो नेट एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इन केस ऑफ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में भी इसी तरह है। उसमें क्या है कि अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो कैपेसिटेंस में भी एवरेज पावर हमें क्या मिलता है उसमें हमें भी 0 मिलता है। अब इस तीनों की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हर सर्किट में आपको रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव अगर लोड को लगाना है तो उसका एक्यूमुलेट, जो उसमें वर्किंग कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है, वो पावर हमें कितना मिलेगा वो डिफाइन करता है कितने आपका इंडक्टेंस है, कितना आपका कैपेसिटेंस है। नेक्स्ट, अब हम इसको टाइप्स ऑफ लोड से अगर हम इसको एनालिसिस करें तो टाइप्स ऑफ लोड में हमारा दिया रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड means the consist of resistance, thus load is a resistive load and the current always in phase with a voltage. Current always in a phase in voltage, and here the voltage and current, the angle between the voltage and current always 0. Next, it's consume the active power. जितने भी हमारे रेजिस्टिव लोड हैं वो हमारे एक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर द इनकैंडेसेंट लैंप एंड रेजिस्टेंस। जो हमारे नॉर्मल हमारे लैंप हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस हीटर हैं, इनमें हमारे क्या होता है कि रेजिस्टिव लोड, यही हमारे रेजिस्टिव लोड हैं। जो सिंपल हमारे बल्ब हैं, फ्लोरेसेंट, इनकैंडेसेंट लैंप एंड रेजिस्टेंस हीटर्स आर द रेजिस्टिव लोड्स। इंडक्टिव लोड्स, इंडक्टिव लोड कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, देन लोड इज इंडक्टिव लोड।
जो हमारा इंडक्टिव लोड है उसमें हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों रहता है। अब अगर आप इसको पावर फैक्टर के फॉर्म में समझें तो रेजिस्टेंस में आपको एवरेज पावर मिलता है, इंडक्टेंस में आपको एवरेज पावर नहीं मिलता है। अगर हम दोनों को एक साथ एनालिसिस करें तो क्या होगा कि जो हमें रेजिस्टेंस में एवरेज पावर मिल रहा है उससे थोड़ा कम मिलेगा। मीन्स जो इंडक्टिव लोड है उसका रोल ये है कि वो करंट को ऑलवेज लैग करेगा कुछ एंगल से, और वो क्या करेगा, जो वेव फॉर्म आपकी कंप्लीट साइनसॉइडल वेव फॉर्म में अगर पावर का हम वेव फॉर्म डेवलप करेंगे तो वो हमें पहले की कंपैरिजन में जो पावर है वो कम मिलेगा। इट मीन्स द वोल्टेज ऑलवेज लीड द करंट, इट कंज्यूम्स बहुत एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स। अब चूँकि रजिस्टिव एंड इंडक्टिव दोनों लोड हैं तो रजिस्टिव लोड का काम है आपको एक्टिव पावर को कंज्यूम करना, इंडक्टिव लोड का काम है आपको रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना। इस कंडीशन में आपको दोनों कंज्यूम होंगे। और इसके एग्जाम्पल हमारे जितने भी इंडक्टिव लोड हैं जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, आर्क लैंप, इंडक्शन फर्नेस एट्सेट्रा, ये हमारे जो है इंडक्टिव लोड में आपके आएंगे। नेक्स्ट कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड जो है वो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से मिलकर बना है। इसमें क्या है, कैपेसिटेंस ऑलवेज प्ले द रोल फॉर पावर फैक्टर, करंट ऑलवेज लीड द वोल्टेज एट एन मैक्सिमम एंगल π/2, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों मिल के क्या करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर है, करंट को ऑलवेज लीड करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हमारे जो भी हमारे सर्किट में कैपेसिटर हैं, बैंक कैपेसिटर हैं, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो यूज़ होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में, यूज एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। पावर फैक्टर टैरिफ। अब हमारे पावर फैक्टर टैरिफ को हम इधर डिफाइन करते हैं। पहले तो टैरिफ, व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज ए टैरिफ डिफाइंड एज इट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच जनरेट फ्रॉम द सब स्टेशन एंड टू सप्लाई द कंज्यूमर। मतलब इसका कहने का मतलब इसको ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सब आपके स्टेशन से, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद कंज्यूमर एंड तक जाती है, वो चाहे हमारा कमर्शियल कंज्यूमर हो चाहे हमारा डोमेस्टिक हो, उसको हम किस चार्ज पे देंगे, उसके हमारे चार्जेस क्या होंगे। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी टैरिफ, हमारे जो इंडियन रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने बहुत सारे हमारे नियम बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। अगर हम टैरिफ को डिफाइन करें, द रेट ऑफ चार्ज एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू ए कंज्यूमर इज नोन एज टैरिफ। मतलब जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाया है उसके लिए जो रेट फिक्स किया है उसे हम टैरिफ कहते हैं। जनरली टैरिफ, वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ यूज इन ए इलेक्ट्रिसिटी बाय यूज इन ए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब इसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा समझें तो सिंपल टैरिफ, जिसमें आपके सिंपल चार्जेस हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई एक चार्ज फिक्स किया दे दिया। दूसरे हमारे हैं उसमें 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ। इस तरह के जो टैरिफ हैं उनमें हमारे क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ट्रांसमिट हो रही है, जो ट्रांसमिट होकर फिर कंज्यूमर एंड तक पहुंचने में जो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस चार्जेस हैं एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस प्लस प्रॉफिट, ये सब को इंक्लूड करके हमने टैरिफ बनाए हुए हैं। और इसको समझने के लिए हमें एक जो पावर फैक्टर का रोल है इसमें वो ये है कि जो कंज्यूमर है हमारा किस तरह का लोड यूज़ कर रहा है। इंडस्ट्री अगर में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी है तो किस तरह का लोड यूज़ कर रही है। अगर वो इंडक्टिव लोड यूज़ कर रही है, केवीआर जनरेट कर रही है, तो कितना हमारा रिएक्टिव पावर जनरेट कर रही है, उसके लिए हमें उसको बाउंड्री में लाना ज़रूरी है। क्योंकि पावर फैक्टर अगर हम देखें तो पावर फैक्टर की एक लिमिट है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग टू अगर 1 यूनिटी तक हम अगर एक रेंज बना दें तो मैक्सिमम ऐसे इंडस्ट्री हैं जहाँ पे हमारे इंडक्टिव लोड हैं जो पावर फैक्टर को 0.3 से 0.6 में ही मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर हमको क्या करना है, कुछ हमें चार्जेस लगाने हैं। इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी। अगर उनको हम पेनाल्टी के फॉर्म में ये चार्जेस लगाएंगे तो वो बाध्य हो जाएंगे कि हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें और उनको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस लगानी पड़ेगी, या हमारे जो पावर फैक्टर टैरिफ हैं उस टैरिफ के हिसाब से उनको अपने यहाँ लोड सैंक्शन की परमिशन लेनी पड़ेगी, या अपने ही इंडस्ट्री में इस तरह की कैपेसिटिव या इस तरह की आपके पावर करेक्शन डिवाइस लगानी पड़ेंगी कि जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो या पावर फैक्टर हमारा मेंटेन हो। अलॉन्ग विद द पेनाल्टी कंज्यूमर्स एट लो पावर फैक्टर, कहने का मतलब ये है
कि अगर हमारा इंडस्ट्री लो पावर फैक्टर पे काम कर रही है, जो हमारे वहाँ मीटर लगाए, हमने ट्राई वेक्टर मीटर लगाए हैं, कितनी उसने मैक्सिमम डिमांड थी, कितनी वो कंज्यूम कर रहा है कितनी उसकी KWH यूनिट आ रही है, कितनी उसकी हमारी KVRH यूनिट आ रही है, मतलब कितना वो रिएक्टिव पावर जनरेट करके हमें मतलब हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर को लो कर रहा है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। पावर फैक्टर टैरिफ में आप देखेंगे कि KVA डिमांड टैरिफ, मतलब जो इंडस्ट्री की KVA मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसने फुलफिल कर रहा है, जितनी KVA डिमांड थी हमने दी, तो उसके हिसाब से अगर हम पावर फैक्टर को डिफाइन करें तो KVA इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई पावर फैक्टर। Similarly, from definition, KVA is equal to KW by power factor, or you can say power factor is defined as it is the ratio of KW divided by KVA. So here अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो पावर फैक्टर अगर हमारा लो हो रहा है, मतलब पावर फैक्टर अगर कोई इंडस्ट्री मेंटेन नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू कम आ रही है, इट मीन्स कि हमारी KVA रेटिंग बढ़ रही है। मतलब जिस साइज़ की हमें मशीन चाहिए उस साइज़ की मशीन से हमें ज़्यादा रेटिंग की मशीन चाहिए, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट जो हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो है वो KWH एंड KVR टैरिफ। अगर हम जो KWH क्या है, ये हमारी यूनिट है, किलोवाट पर आवर, एंड KVARH इज ए टैरिफ। तो KVRH क्या हमारा रिएक्टिव पावर, ये जो हमारा किलो वोल्ट रिएक्टिव पावर मल्टीप्लाई बाई आवर, मतलब कितने घंटे में हमारी कितनी रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है। और इसको अगर हम टैरिफ के फॉर्म में समझें तो KVR इज इक्वल टू KWH डिवाइड बाई पावर फैक्टर इंटू साइन थीटा। इसको अगर हम सिंपल एक फार्मूले से समझें तो ये हमारा क्या है कि कितना हमारा पावर फैक्टर लो होगा उसके अनुसार हमें कितनी KVRH जनरेट होगी, और ये हमारा कितना हमें पेनाल्टी देना पड़ेगी, ये डिसाइड करेगा हमारा टैरिफ। सो फाइनली हियर अगर हम कंक्लूड करें तो पावर फैक्टर मेजर रोल प्ले इन्हें हमारे सर्किट में करता है, और पावर फैक्टर को हमें इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर बहुत सारी हमारी इम्प्रूवमेंट डिवाइसेस हैं जो हमारे पावर फैक्टर करेक्शन में यूज होती हैं। और इसके बाद हमारी जो स्लाइडिंग पावर फैक्टर है, इसमें आप जितना पावर फैक्टर एवरेज आपको ज़रूरत है, अगर ज़्यादा है तो आपको पेनल्टी लगेगी, और अगर आप कम है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो पावर फैक्टर इन स्लाइडिंग एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, अगर आप कम जनरेट कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट बिल में मिलेगा टैरिफ में, और अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ। सो पावर फैक्टर में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर लो पावर फैक्टर है। इस तरह से अगर हम समझें मेजर रोल ऑफ द पावर फैक्टर इज़ पावर सिस्टम प्ले जो है हमारा ये बहुत मतलब इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ओके, थैंक यू।